दोस्तों, इन अवर यूट्यूब चैनल कॉग्निविस्टा 7, 8, 9, 10 आपकी इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो हम पहले, जब चैप्टर का नाम ही है तो हम पहले पढ़ लेते हैं व्हाट इज फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। किस टाइप की फोर्स कैटेगरी में आता है? हमने फोर्स जो फोर्स एंड प्रेशर था उसमें टाइप ऑफ फोर्स पढ़े थे, उनमें से कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स पढ़े थे। उनमें कौन कौन से थे? एक तो मस्कुलर और एक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इट इज ए टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। इट रिक्वायर्ड डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस। तो ये कैसा फोर्स है? कॉन्टैक्ट टाइप का फोर्स है, इसलिए ये दो सरफेस जिनके बीच ये क्या करेगा, लगेगा, एक्सर्ट करेगा, उनके बीच डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट मांगता है। इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट डायरेक्शन टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज अपोजिंग इन नेचर। ये कैसे? जो ऑब्जेक्ट मोशन करता है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि इसका नेचर क्या है? अपोजिंग नेचर है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ सरफेस से मतलब है रफ सरफेस या स्मूथ सरफेस। जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा उतनी ज्यादा उसमें इरेगुलरिटीज या बम्प होंगे, मतलब वो उतना ही खुरदरा होगा, और जब खुरदरा होगा तो वो ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जितना ज्यादा सरफेस स्मूथ होगा उतना ही लेस फ्रिक्शन होगा। ओके। एंड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक सिंपल, एक लाइट वेट का बॉक्स है, उसे मूव कराना हमारे लिए आसान है, पुश कर लो या पुल कर लो। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट में वेट ज्यादा है तो उसे पुश कराना और पुल कराना उतना ही टफ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका वेट उन दूसरे सरफेस की जो इरेगुलरिटीज हैं जिसके साथ वो कांटेक्ट में है, उनके साथ मिलके अच्छा ग्रिप बना देता है, जिससे उन इरेगुलरिटीज को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। देखो, इससे संबंधित जो आपकी डेस्क वर्क के क्वेश्चन है या पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये क्या कहता है? स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। मैंने 3 बताया, इनमें से कोई भी 2 लिख लो। एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल दैट इफ सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर देन द फ्रिक्शन विल बी इंक्रीज। सेम है, अगर मैं वेट को इंक्रीज कर दूं, वेट क्या होता है? फोर्स होता है, वन ऑफ द फोर्स। जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेट की वजह से फोर्स लगाता है, तो वेट भी एक फोर्स है। ऐसे ही अगर मैं उस पर प्रेस कर दूं तो भी तो मैं क्या कर रहा हूँ? एक फोर्स इंक्रीज कर रहा हूँ। फोर्स इंक्रीज कर रहा हूँ तो जो उसकी इरेगुलरिटीज हैं, उसके बम्प्स हैं, वो आपस में अच्छे से क्या कर लेंगे? इंटरलॉकिंग कर लेंगे, और इस वजह से उस ऑब्जेक्ट को मूव कराना हमारे लिए उतना ही डिफिकल्ट होगा। उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इकबाल हैज टू पुश ए लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज टू पुश ए सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर। Who will have to apply a larger force and why? ये कह रहा है कि इकबाल के पास लाइटर बॉक्स है, जबकि सीमा के पास क्या है? हैवियर बॉक्स है। तो इनमें से कौन लार्जर फोर्स अप्लाई करेगा? सिंपल सी बात है, जिसका वेट ज्यादा होगा। इसलिए इसका मैं जो आंसर है वो रिटर्न फॉर्म में पोस्ट पर डालूंगा, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूं। ठीक है। तो जिसका वेट ज्यादा होगा वो ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। क्यों? वेट भी एक तरीके का फोर्स है, और जब किसी ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होता है तो वो जिस दूसरा सरफेस है जिसके कांटेक्ट में है डायरेक्ट, उसके साथ मिलके इरेगुलरिटीज और बम्प्स के साथ अच्छी सी इंटरलॉकिंग बना लेता है। इसीलिए वजह से उस ऑब्जेक्ट को मूव कराना हमारे लिए टफ होता है, या कह सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हमें उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। व्हाट कॉज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन के लिए क्या क्या रेस्पॉन्सिबल है? नेचर ऑफ सरफेस और ऑब्जेक्ट का वेट, या फिर उस पर अप्लाई फोर्स। ठीक है। मैं इनके आंसर लिख दूंगा, जो कि पोस्ट पे, कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा। ओके, आगे चलते हैं। इरेगुलरिटीज और बम्प से क्या मतलब है? देखो, कोई सरफेस है, उस पर हमें दूर से दिख सकता है कि ये बहुत खुरदरा सरफेस है। खुरदरा सरफेस मींस रफ सरफेस, इंग्लिश में बोले तो रफ सरफेस मींस उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं, और बहुत बड़ी बड़ी, जो हमें दूर से दिख रही हैं, इतनी इरेगुलरिटीज है। सिंपल सी बात है, बड़ी इरेगुलरिटीज हैं और लार्ज नंबर में इरेगुलरिटीज हैं, इस वजह से वो ज्यादा रफ फ्रिक्शन प्रोवाइड कराएगा। मतलब उस सरफेस पे ऑब्जेक्ट को मूव कराना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन कोई सरफेस हमें स्मूथ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें इरेगुलरिटीज बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि बिल्कुल खत्म हो जाएंगी तो फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, और हम उस सरफेस पे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। जैसे कि बर्फ, आइस पे चलना बहुत टफ होता है, उस पे चलने के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है, वरना तो हम स्लिप होते हैं। ठीक है।
तो इसमें देखो ये दिखा रखा है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है फोर्स लगा के, तो फ्रिक्शन इस सरफेस की वजह से जो मिल रहा है वो अपोजिंग इन नेचर होता है, तो वो इसके मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचर ऑफ सरफेस। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, उनमें पहला जो फैक्टर है वो क्या है, नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस से मतलब है रफ सरफेस या स्मूथ सरफेस, और दोनों का मतलब क्या है, अगर रफ सरफेस है इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा है, अगर स्मूथ सरफेस है तो इरेगुलरिटीज कम है। ठीक है, मोर रफनेस मोर फ्रिक्शन, जितना ज्यादा रफ है, जितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज है, उतना ही वह सरफेस क्या प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। बिकॉज ए रफ सरफेस हैज मेनी टिनी बम्प्स एंड इरेगुलरिटीज, इरेगुलरिटीज की वजह से प्रोवाइड कराएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर इट, दीज बम्प्स इंटरलॉक विद ईच अदर एंड रेजिस्ट मोशन। क्या करता है, दो सरफेस हैं, दोनों सरफेस में क्या है, रफ नेचर है। अब ऑब्जेक्ट इन दोनों सरफेस क्या कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सरफेस पे, तो क्या करेगी, जो इसकी इरेगुलरिटीज हैं और इस सरफेस की इरेगुलरिटीज हैं आपस में इंटरलॉकिंग कर लेंगी, और जब इंटरलॉकिंग कर लेंगी तो वो इस ऑब्जेक्ट की मोशन का क्या करेंगी, अपोज करेंगी। ये होता तो है, जब इसे इस तरीके से समझ सकते हो, आप लोगों में क्या है, बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, तो आप अपने दोस्त को आसानी से नहीं जाने देंगे, उसे रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसा ही इसमें होता है, जब अच्छे से बॉन्डिंग हो जाती है, अच्छे से इंटरलॉकिंग हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को जाने का अपोज करते हैं, वो ही फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, सैंड पेपर मेक्स ऑब्जेक्ट डिफिकल्ट टू स्लाइड बिकॉज ऑफ हाई फ्रिक्शन। क्या होता है, मान लो एक मार्बल का फ्लोर है, उस पे मुझे आपका जो सोफा होता है उसको मूव कराना है, तो मैं एक जगह से दूसरी जगह स्लाइडिंग करते हुए उसे ले जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने उस पे क्या बिछा रखा है, कारपेट बिछा रखा है, और कारपेट पे मेरे सोफा को, जो सोफा सेट है उसको मूव कराना है, तो थोड़ा टफ हो जाएगा। क्यों, कारपेट डिपेंड, वो भी डिपेंड करता है कि कारपेट का नेचर अगर रफ है तो अगर कारपेट का नेचर रफ है तो वो क्या करेगा, उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज होंगी उसके सरफेस में, और वो उस सोफा सेट के मूवमेंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, दूसरा स्मूथ सरफेस लेस फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस कम रेगुलरिटीज होंगी तो लेस फ्रिक्शन होगा, बिकॉज स्मूथ सरफेस हैज वेरी फ्यू बम्प्स, बम्प्स कह दो इरेगुलरिटीज कह दो, एक ही बात है। ठीक है, विच क्रिएट्स लेस रेजिस्टेंस टू मोशन, इस वजह से वो क्या करेंगे, मोशन का लिए लेस रेस्ट, वो इसलिए वो क्या करेंगे, मोशन के अपोजिट लेस रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। एग्जाम्पल, स्लाइडिंग ऑन आइस इज इजी बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शन, आइस पे क्या है, फ्रिक्शन लेस है। क्यों, आइस में जो बम्प्स हैं, इरेगुलरिटीज है, वो बहुत कम है, इसलिए वहां पे स्लाइडिंग तो इजी है लेकिन वॉकिंग करना टफ है। पॉलिश्ड फ्लोर इज स्लिपरी, मार्बल फ्लोर है हमारा, जो नॉर्मल सीमेंट फ्लोर होता है या ओनली सीमेंटेड फ्लोर होता है, उसके तुलना में क्या होता है, स्मूथ होता है। क्यों, वहां पे इरेगुलरिटीज कम होती हैं। पीवाईक्यू क्या है, इस से संबंधित क्वेश्चन जो आपकी डेस्क वर्क से लिया है मैंने, व्हाट इज इट डिफिकल्ट टू रन ऑन स्मूथ सरफेस, हाँ, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू रन ऑन स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस पे रन करना आसान क्यों नहीं है, बता दिए। स्मूथ सरफेस में क्या होती है, रेगुलरिटीज कम होती हैं, इसलिए वो लेस रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और हमें चलने में प्रॉब्लम्स होगी, हम क्या करेंगे, उसमें स्लिप करेंगे, स्लिपिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। फ्रिक्शन अकर्स, अब ये नोट दिया हुआ है, इसे पढ़ते हैं। फ्रिक्शन अकर्स बिकॉज ऑफ माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज ऑन सरफेस, किसकी वजह से आता है फ्रिक्शन, माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज, हमें नहीं दिखती, हमें लग रहा है कि जो हमारा सरफेस है बिल्कुल स्मूथ है, क्योंकि वो बहुत माइनर माइनर होती हैं, हम अपनी नेक आई से नहीं देख सकते, इसलिए माइक्रोस्कोपिक irregularities on surface, even surface that look smooth actually have tiny bumps because these irregularity interlock each other and resistance motion। अब क्या करती हैं, दो सरफेसों के बीच ये जो इरेगुलरिटीज होती हैं आपस में इंटरलॉकिंग कर लेती हैं, और फिर जब इंटरलॉकिंग हो जाती है तो इनमें क्या हो जाता है, एक अच्छा सा बॉन्ड बन जाता है, इसे कह दो दोस्ती का बॉन्ड बन जाता है, और वो इसे अब अपने दोस्त को आगे जाने से रोकेंगे, भाई हमें छोड़ के मत जा। इस वजह से वो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोवाइड करेंगी और हमारा जो ऑब्जेक्ट है मूव करने में आसान नहीं होगा। इसे आगे चल के तुम ये भी पढ़ोगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में डिफरेंस पढ़ोगे, मैं उसे यही बता देता हूँ। देखो, एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर आसानी से रखा हुआ था, इस सरफेस की जो इरेगुलरिटीज थी, इस सरफेस की इरेगुलरिटीज थी,
उनको आपस में दोस्ती बनाने का टाइम मिल गया, उन्हें आपस में इस तरीके से अच्छा सा बॉन्ड बनाने के लिए टाइम मिल गया, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने का क्या करेंगे, अपोज करेंगे, इसलिए वो ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एक चलता चलता इंसान आया, उसे देखा, हाय हेलो हुआ, तो अच्छा बॉन्डिंग थोड़ी बनी, अच्छी दोस्ती थोड़ी हुई, तो चला भी जाएगा, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन, रुका हुआ फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट रुके हुए हैं उस केस का फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट मूव सा कर रहा था, स्लाइड करता हुआ जा रहा था, उसकी कंपेयर में क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। इसका आप ऐसे समझ सकते हो कि आपसे कहे कि भाई आप अच्छे से टाइट से अपने आप को पकड़ लो, क्योंकि आपको क्या हो सकता है, झटका लगने वाला है, तो आप क्या करेंगे, सभी दोस्त आपस में एक दूसरे का अच्छे से ग्रिप बना लेंगे और आप एक दूसरे की पूरी कोशिश करेंगे कि हमें छोड़ के ना जाए या हम अपने दोस्त को सेफ रख पाए। लेकिन आपको मौका ही ना मिले उस ग्रिप को बनाने के लिए, तो आप क्या करोगे, उस पे अच्छे से ग्रिप नहीं बना पाओगे और उस कंडीशन में जो फोर्स अप्लाइड होगा वो बहुत कम होगा। यही केस होता है फ्रिक्शन का। जब स्टैटिक कंडीशन में फ्रिक्शन प्रोवाइड होता है तो क्या होता है, आप अच्छे से वो दोस्त जो इरेगुलर चीजें आपस में बॉन्ड बना लेती हैं, तो अब बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया है, अब उस बॉन्ड को तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसलिए वो इरेगुलरिटीज स्टैटिक केस में ये इरेगुलरिटीज अच्छा फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करती हैं। लेकिन स्लाइडिंग में क्या आएगा और स्लिप हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, आपस में अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाएंगी। इस वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे फिर मैं कंपेयर करूंगा रोलिंग से, वो मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। अभी मैंने स्टैटिक और स्लाइडिंग दोनों को यहीं पे कंप्लीट कर दिया है, आगे आने वाला है हमारा टॉपिक। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो, रफ सरफेस है, इरेगुलरिटी इस तरीके से दिखेंगी। अब ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका नेचर है कि अपोज द मोशन, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग जाएगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका नेचर है अपोज द मोशन, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग जाएगा। और माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज का मतलब है, देखो ये, इसको जब मैं माइक्रोस्कोप के थ्रू देखूंगा तो मुझे छोटे छोटे गड्ढे दिखेंगे, वही क्या होती है, इरेगुलरिटीज होती है। स्मूथ सरफेस देखो, स्मूथ सरफेस, इसमें मेरे को इरेगुलरिटी दिख रही है, लेकिन स्मूथ सरफेस में मुझे इरेगुलरिटी नहीं दिख रही है, या दिख रही है तो बहुत कम दिख रही है। इसलिए रफ सरफेस में इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा होती हैं और स्मूथ सरफेस में इरेगुलरिटीज बहुत कम होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक अच्छा टॉपिक, फ्रिक्शन ए नेसेसरी एविल। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब आवश्यक भी है, और एविल का मतलब क्या होता है, भाई हमें परेशान भी करने वाला है। बात करते हैं कैसे। गिव एग्जाम्पल टू शो दैट, ये क्वेश्चन है जो पिछली बार आया है। गिव एग्जाम्पल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फो। PYQ है, देखते हैं क्या कहता है। बिकॉज इन सम सिचुएशंस फ्रिक्शन इज वेरी नेसेसरी। क्यों, विदाउट इट मेनी एक्टिविटीज वुड बी इम्पॉसिबल। इसके द्वारा कई सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हम करना चाहते हैं, लेकिन विदाउट फ्रिक्शन हम उन्हें नहीं कर पाएंगे। बट इन सम सिचुएशन फ्रिक्शन क्रिएट प्रॉब्लम एंड इज देयरफॉर कंसीडर्ड हार्मफुल। लेकिन क्या करता है, कुछ बातें ऐसी भी हैं कि हम करना नहीं चाहते और फ्रिक्शन उन्हें, बिकॉज इन सम सिचुएशन फ्रिक्शन इज वेरी नेसेसरी। कुछ कंडीशंस में क्या होता है, फ्रिक्शन हमें जरूरत है, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन हम अपने कामों को कर पाएंगे। लेकिन सम सिचुएशन में क्या करेगा, फ्रिक्शन क्रिएट प्रॉब्लम, कुछ सिचुएशन में क्या करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। इसलिए इसको क्या किया जाता है, एविल के रूप में कंसीडर किया जाता है। बिकॉज इट कॉजेज वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड वियर एंड टियर। ये क्या करेगा, हमारे लिए लॉस करेगा, हमारे जो पार्ट्स हैं, हमारे जो व्हीकल्स है, हमारी मशीन ली है, उनके पार्ट्स का क्या करेगा, उन्हें घिसेगा। इसलिए क्या किया जाता है, ये एविल के रूप में कंसीडर किया जाता है। अब क्यों, बिकॉज इट इज बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए नेसेसरी एविल। क्योंकि ये हमें यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है, इसलिए हमें क्या कहते हैं, इसे नेसेसरी एविल। अब बात करते हैं नेसेसरी किस लिए है। फ्रिक्शन इज अवर फ्रेंड है, फ्रेंड क्या होता है, नेसेसरी होता है। कैसे, देखो ये हमारा वॉकिंग में हेल्प करता है। विदाउट फ्रिक्शन हम अच्छे से वॉक नहीं कर सकते। कैसे, अगर हम आइस पे चले तो क्या चल पाएंगे, नहीं। क्यों, आइस में इरेगुलरिटी बहुत कम है और उसका जो सरफेस है वो स्मूथ है, इसलिए हम वहां क्या होंगे, स्लिप होंगे और हम चल नहीं पाएंगे।
तो अगर हमें उस पे चलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई रफ सरफेस उस आइस पे लगाना पड़ेगा जिससे हम इजीली चल पाएँ, या फिर कुछ स्टिक्स की हेल्प से आगे उस ग्रिप बनाते हुए हम उस पे चल सकते हैं। ठीक है? राइटिंग विद पेन एंड पेंसिल, अगर फ्रिक्शन ना हो, डिपेंड करता है। आप देखते हो कि जो चॉक है उससे आप उस ब्लैक बोर्ड पे ही लिख सकते हो। अगर किसी पीओपी वाले कमरे में आप उस चॉक से लिखोगे तो दिखेगा नहीं। आपकी पेज कॉपी नोट्स बुक्स को ही देख लो, कुछ नोट्स बुक्स होते हैं, उनके पेज क्या होते हैं, रफ होते हैं, तो उन पे पेन बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से राइटिंग देता है। लेकिन अगर कुछ पेन शाइनी होते हैं, कुछ पेज शाइनी होते हैं, तो उन पे वही सेम पेन उतनी अच्छे से राइटिंग नहीं देता है। तो ये क्या करता है, हमें राइटिंग में भी हेल्प करता है। फ्रिक्शन इज फ्रेंड, देखो वॉकिंग में हेल्प करता है, राइटिंग में हेल्प करता है। फ्रिक्शन की हेल्प से हम बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी कर पाते हैं, मोबाइल को होल्ड कर पा रहे हैं। और सबसे बेहतरीन चीज, और मैं इसे बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, लाइटिंग द मैच स्टिक, माचिस को जलाना। कैसे क्या होता है, आप देखते हो कि नई माचिस लाते हो, वो जल्दी से जल जाती, वो जल्दी से क्या हो जाती है, जल जाती है, सीख जल जाती है, लेकिन उसकी स्टिक जल जाती है। लेकिन अगर वो माचिस में ऑयल लग जाए या घी लग जाए, तो आप देखते हो कि उस माचिस को जलाना उतना ही टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उस पे ऑयल या घी के हाथों से पकड़ लिया, और जो उसकी सरफेस पे फ्रिक्शन था, रफनेस थी, उसको हमने खत्म कर दिया। अब क्या होगा, उस फ्रिक्शन की वजह से हमें फ्रिक्शन नहीं मिलेगा, फ्रिक्शन नहीं मिलेगा तो हीट नहीं मिलेगी, और हीट नहीं मिलेगी तो हमारा जो उस तीली पे लगा हुआ क्या है, चूना है, वो क्या नहीं करेगा, आग नहीं पकड़ पाएगा, और हम उस माचिस को जलाने में अनेबल हो जाएंगे। समझ में आया कि फ्रिक्शन का क्या रोल है? लेकिन ये हमारे लिए फो भी है, मतलब ये एबल भी है, ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। वो क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो व्हीकल्स हैं, हमारी मशीनरी है, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं, बियर एंड टियर, एनर्जी वेस्ट होती है। क्या होती है, पार्ट्स गर्म होते हैं, मूविंग करते हैं फ्रिक्शन की हेल्प से, तो क्या होते हैं, घिसते हैं, तो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी जनरेट होती है। तो हमारा जो वन ऑफ द एनर्जी थी, वो किसके रूप में, फॉर्म में वेस्ट हो रही है, हीट के रूप में। मोशन को स्लो कर देता है। अगर आप देखते हो कि हम कुछ देर बाद तक पैडल देना बंद कर दें, तो हमारी साइकिल एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, खुद ही रुक जाएगी। अगर हम हमारे बाइक के इंजन को कुछ देर के लिए बंद कर दें, एक टाइम ऐसा आएगा कि बाइक खुद ही रुक जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्रिक्शन उस पे धीरे-धीरे फोर्स लगा रहा है, और वो उसकी मोशन को अपोज कर रहा है, और हमने उस पे एक्स्ट्रा फोर्स लगाना बंद कर दिया है। ठीक है? इस तरीके से ये हमारे लिए फोवी है। ड्राइविंग एंड ब्रेक्स, अगर क्या हो, फ्रिक्शन ना हो तो ना तो हम व्हीकल चला सकते हैं। ब्रेक्स भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जब हमें कोई व्हीकल रोकना होता है, तो हमारे जो ब्रेक्स होते हैं वो उन व्हीकल से क्या करते हैं, रब करते हैं, रब करके क्या करते हैं, उस व्हीकल के जो रिम हैं या व्हील हैं, उन्हें रोकते हैं। ठीक है? होल्डिंग ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए आप क्या यूज करते हो, फ्रिक्शन की हेल्प से ही आप किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हो। देखते होंगे कि तुम्हारे मोबाइल पे अगर अच्छे से कवर चढ़ा हुआ है, तो आपका मोबाइल जल्दी से स्लिप नहीं होगा। लेकिन आपको क्या है, उस स्लिम मोबाइल को रखने के चक्कर में आप कई बार अपने मोबाइल पे कवर नहीं रखते हो, तो वो क्या होता है, उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया है और वो स्लिप हो सकता है। लाइटनिंग की माचिस स्टिक एग्जाम्पल मैं देख चुका हूँ। आगे बात करते हैं, व्हाई फ्रिक्शन इज एविल। बता दिया, पार्ट्स को घिसता है, एनर्जी वेस्ट होती है हीट के रूप में, स्लो डाउन द मोशन, मोशन स्लो हो जाती है। ब्रेक अप्लाई भी ना करें तो भी अगर एक टाइम के बाद अपने व्हीकल में साइकिल में पेडल देना बंद कर दें या व्हीकल का इंजन बंद कर दें, तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, पढ़ चुके हैं, वॉकिंग, मैच स्टिक को जलाना, राइटिंग विद पेंसिल, ड्राइविंग एंड ब्रेक्स, होल्डिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, क्यों भाई, क्या जरूरत है फ्रिक्शन को इंक्रीज करने की? अगर हमें उसका यूज करना है तो हम उसे इंक्रीज करेंगे। अगर हमें उस जगह पे उसकी जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे अरेंजमेंट करेंगे कि रिड्यूस हो जाए। कैसे? वी कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन बाई इंक्रीजिंग द ग्रिप इरेगुलरिटीज बम। सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी सरफेस को रफ कर दूं, तो क्या हो जाता है, वो उसका जो रफनेस है इंक्रीज हो जाएगी, और वो हमें अच्छा फ्रिक्शन देगा। और अगर अपोजिट ऑन द कॉन्ट्ररी पॉइंट, अगर मैं उसे क्या करूं, मतलब इसकी अपोजिट में क्या करूं, अगर मुझे फ्रिक्शन रिड्यूस करना है, तो मैं कैसे भी करके रेगुलरिटीज को हटा दूंगा। कैसे? बाई पेंटिंग, कई सारे मेथड हैं, पढ़ेंगे।
अब देखो इसमें क्या होगा, बाई प्रोवाइडिंग स्पाइक इन शूज एंड ग्रोव इन टायर्स। क्या है इसका अच्छा एग्जांपल, हम हमारे टायर्स और जो जूते होते हैं उनमें अच्छे से सोल बनाते हैं जिससे, और उनमें अच्छे स्पाइक लगाते हैं। अब वो क्या होगा, स्पाइक होता है तो वो सरफेस के साथ ग्रिप प्रोवाइड करते हैं और उससे हमें फ्रिक्शन मिलता है, तो हम आसानी से फिजिकली एक्टिविटी कर सकते हैं, हमारे व्हीकल्स को अच्छे से मूव करा सकते हैं। बाई यूजिंग ब्रेक पैड्स इन व्हीकल, ऑब्वियस सी बात है। कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड विद सॉइल फॉर बेटर ग्रिप। देखो दंगल होता है या कबड्डी प्लेयर होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने हाथ को जब उन्हें किसी प्लेयर को पकड़ना है, किसी को अपोजिट प्लेयर को पकड़ना है, तो क्या होता है, फिजिकल गेम है तो उसमें पसीना वगैरह आता है, ऑयल भी लगा के रखते हैं ये पहलवान लोग, तो क्या करते हैं, वो ऑयल क्यों लगाते हैं कि जिससे हम, जो हमारी अपोजिट टीम का मेंबर है उससे छूट के आ जाए। लेकिन अपोजिट टीम के मेंबर क्या करते हैं, अपने हाथों में रेत रेत या सैंड लगा लेते हैं, उससे क्या करते हैं, उनके हाथ अब खुरदरे हो गए हैं, उसमें क्या आ गया है, फ्रिक्शन आ गया है, तो वो उसे पकड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, और डिक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे हम, रिड्यूसिंग के लिए क्या करेंगे, स्प्रिंकलिंग फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। हम खेलते हैं कैरम बोर्ड में, हम क्या करते हैं, खेलने से पहले पाउडर स्प्रिंकल कर लेते हैं। ऐसा क्यों, पाउडर क्या होता है, बहुत ही महीन होता है, तो जो भी उसकी इरेगुलरिटीज होती हैं उसमें जाके अपने आप को सेट कर लेता है, और उन रेगुलरिटीज में जब पाउडर सेट हो जाता है तो हमारा जो कैरम बोर्ड का सरफेस है वो स्मूथ हो जाता है, और हमारी जो गोटियां होती हैं वो अच्छे से मूव कर पाती है। ठीक है, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर प्रोड्यूस ऑन द हिंज ऑफ डोर। हम देखते हैं हमारे जो दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, इनके जो डोर्स होते हैं, जो इनके कब्जे होते हैं, इनमें क्या हो जाता है, जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, ऑयल स्प्रेड कर देते हैं। और मूविंग पार्ट्स पे भी ऐसा ही करते हैं। बी यूज व्हील इन द बैग टू रिड्यूस फ्रिक्शन। मुझे, तुमने देखा है आजकल बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे बैग आने लग गए हैं, और तुम देखते हो कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं लॉन्ग जर्नी पे जाते हैं, तो और उन्हें बड़ा ज्यादा सामान लेके जाना है, तो अपने कंधों पे या सिर पे तो रख के ले जाने से रहे, भाई पर्सनैलिटी भी तो कोई चीज होती है, तो वो क्या करते हैं, बैग, व्हील वाले बैग, मतलब पहिए वाले बैगों का यूज करते हैं। अब क्या होता है, वो पहिए वाले बैग ना हो तो उन्हें खींचने से क्या होगा, बैग खराब हो जाएगा। दूसरा, हमें उसे खींचने में बहुत ज्यादा टाइम लग वो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो, 1 सेकेंड आपको बताता हूँ, खींचने में क्या करना पड़ेगा, हमें स्लाइड करना पड़ेगा। अगर मैं खींच रहा हूं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसे खींच रहा हूं इस तरीके से पकड़ खींच रहा हूं, देखो कितना सरफेस कांटेक्ट में है, और जब सरफेस ज्यादा कांटेक्ट में है तो क्या होगा, ज्यादा इरेगुलरिटीज होंगी, ज्यादा दोस्त होंगे, और आपस में अगर दोस्ती अच्छी हो गई तो ये हमें मूव नहीं करने देंगे, और हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और हम जल्दी परेशान हो जाएंगे। अब दूसरे केस में मैंने क्या किया, इस बैग में मैंने क्या किया, मान लो ये बैग था मेरा, इसमें मैंने इस तरीके से बी लगा दिया था। अब देखो कहाँ पे कितना सरफेस आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा था, और मैंने इसके सरफेस कांटेक्ट को रिड्यूस कर दिया, देखो इतना सा सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है, तो क्या होगा, इरेगुलरिटीज का जो कनेक्शन था आपस में वो कम है, तो हम आसानी से मूव करा सकते हैं। तो ये मैं तुम्हें बता चुका था, पहले स्टैटिक बता चुका था ना कि स्टैटिक ऑलवेज ग्रेटर देन स्लाइडिंग, और अब मैं तुम्हें बता चुका हूं कि स्लाइडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग। ऐसा क्यों, क्योंकि रोलिंग के केस में क्या किया हमने, जो उनका कॉन्टेक्ट सरफेस था उसको रिड्यूस करवा दिया। जब कॉन्टेक्ट सरफेस रिड्यूस हो गया, नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज रिड्यूस हो गई, और जब नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज रिड्यूस हो गई तो क्या हो गया, हमें कम इरेगुलरिटीज के अगेंस्ट काम करना पड़ा, और हम आसानी से अपने बैग को मूव करा सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनसे संबंधित क्या पीवाई की क्वेश्चन आए तुम्हारे, मतलब मैं डेस्क वर्क के क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंबाइन करके ले चल रहा हूँ, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो अभी तक तुम्हारा पहले आ चुका है या तुम्हारी बुक में है, इसलिए इन्हीं को पढ़ने से आपका काम हो जाएगा। व्हाट इज फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं, राइट द मेथड टू रिड्यूस एंड इंक्रीज द फ्रिक्शन, ये उसके मेथड है, रिड्यूस करने वाले हैं, ये इंक्रीज करने वाले हैं, ये रिड्यूस करने वाले हैं। नेम द 3 सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड एज लुब्रिकेंट। ऑयल, देखो ऑयल, ग्रीज और ग्रेफाइट, कोई भी 3 ही लिख दो, इनमें से लिख दो। वाई आर लुब्रिकेटर यूज इन मशीन, क्योंकि यूज किया जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। राइट द मेथड टू रिड्यूस राइट द मेथड राइट द मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये मेथड है रिड्यूस करने के लिए। वाई लार्जर ग्रुप्स आर केप्ट इन द ट्रैक्टर्स, इंक्रीज द फ्रिक्शन। एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स,
वही इंक्रीज द फ्रिक्शन के लिए। आप चलते हैं आगे, रिड्यूसिंग फ्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ व्हील, बता दिया कैसे किया था हमने, क्या व्हील की हेल्प से हम कैसे रिड्यूस कर देते हैं, कॉन्टेक्ट सरफेस को रिड्यूस कर देते हैं। जब सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है तो नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है, और जब इरेगुलरिटी रिड्यूस हो गई तो इरेगुलरिटीज की वजह से तो फ्रिक्शन प्रोवाइड होता है, तो ऑटोमेटिक फ्रिक्शन भी रिड्यूस हो जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में समझा चुका हूँ पहले, स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी समझा चुका हूँ, रोलिंग फ्रिक्शन भी समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। व्हाट इज द रोलिंग फ्रिक्शन, हाउ डज इट रिड्यूस, ये बता चुका हूँ। एक्सप्लेन व्हाई इट इज इजियर टू रोल ए सिलेंड्रिकल पॉट देन टू पुल दैट बाय स्लाइडिंग, वही पहिए वाले बैग का प्रिंसिपल है। एक्सप्लेन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ओके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोलिंग फ्रिक्शन, देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं और आंसर सेम यही है, ये 5 लाइनों से पूरा आंसर हो रहा है, क्वेश्चन उससे ज्यादा है। व्हाट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, देखो सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्स ड्यू टू रोलिंग, रोलिंग के लिए कहा गया है, स्टैटिक के लिए कहा गया है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो मतलब सबसे पहले कौन था, स्टैटिक सबसे ज्यादा होता है। देखो ये वाले साइन हमेशा लगाना, स्टैटिक ऑलवेज ग्रेटर देन स्लाइडिंग और स्लाइडिंग ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग, तो ये क्या हो गया, क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर। कॉमा नहीं लगाना है आपको, इस तरीके से ग्रेटर देन का साइन लगाना है। सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे ज्यादा कौन सा होता है, स्टैटिक, फिर कौन सा होता है स्लाइडिंग, और फिर कौन सा होता है रोलिंग। दियर अरेंजमेंट आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट, देख लो उनमें ऑप्शन आएगा, उनमें से जो ये ऑप्शन को मैच करेगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये हमें बता दिया स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग। अब हम बात करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। देखो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या कहता है, एयर वाटर एंड अदर लिक्विड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू देम। एयर वाटर और अदर लिक्विड के थ्रू अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव कराएं तो क्या होगा, वो ज्यादा तो वो क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं उन पे, और जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। इन लैंग्वेज ऑफ साइंस द कॉमन नेम फॉर दीज लिक्विड एंड गैसेज फ्लूइड, लिक्विड और गैसेज को क्या कहते हैं, फ्लूइड, बिकॉज दे कैन फ्लो, वो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं। एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय दीज फ्लूइड इज आल्सो नोन एज ड्रैग, और इन फ्लूइड के द्वारा लगाया गया जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, इसे हम ड्रैग भी कह देते हैं। इसलिए आपसे फ्रिक्शन फोर्स बाय फ्लूइड बोल दे या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन बोल दे या ड्रैग बोल दे, एक ही बात है। इट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड, फ्लूइड के थ्रू ऑब्जेक्ट किस स्पीड पे मूव कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द, इट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड कितना, नेचर से मतलब है फ्लूइड कितना डाइल्यूट है या कितना कंडेंस है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, और शेप पे कि शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है। सिंपल सी बात है, देखो आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूं, पर प्रिंसिपल ये होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड से के थ्रू मूव कर रहा है तो वो उसका जो फ्रंट है, वो फ्रंट को उस फ्लूइड का कितना जो अमाउंट है उसे दूर करना पड़ रहा है, जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड को उसे हटाना पड़ रहा है उतना ज्यादा उसे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी भी तरीके से हम इस तरीके की शेप बना दें कि हम क्या करें, जो उसका फ्रंट है उसे कम फ्लूइड हटाना पड़े, तो काम भी कम हो जाएगा। जैसे अगर मैं शिप को इस तरीके का फ्लैट बनाऊं तो इसे आगे मूव करने में इतना सारा फ्लूइड हटाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने इस तरीके से किया तो क्या होगा, ये आसानी से निकलता जाएगा और इसको फ्लूइड हटाने में कम टाइम लगाएगा, और ये क्या करेगा, आसानी से आगे बढ़ेगा और एनर्जी का लॉस भी कम होगा। इसीलिए शिप की शेप इस तरीके की होती है। और ये कहाँ से ली गई है, शेप ऑफ फिश से, क्योंकि फिश क्या है, एक्वेटिक एनिमल है, हमेशा पूरी जिंदगी के इसमें रहता है, पानी में रहती है, इस वजह से क्योंकि उन्हें पानी में रहना है और अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना है, तो उनका इवॉल्व इस तरीके से, उनका डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ है कि वो कम अपने शरीर का जो स्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप हुई है कि वो पानी को आसानी से हटाती हैं और मूव कर लेती हैं। इसी तरीके से शिप के बेसिस, इस फिश के शेप के बेसिस पे हमने शिप की शेप बनाई है। शिप जो पानी का जहाज होता है, पानी के जहाज की शेप इस तरीके से होती है। अब देखो इसके फ्रंट पे अगर मैं इस तरीके से बनाता, कितना पानी है इसके सामने, लेकिन अगर मैं इस तरीके से बना दूं तो जो सामने आने वाला पानी था वो इस तरीके से इससे निकल के और क्या करेगा, साइड में हो जाएगा और इसको मूव करने में आसानी होगी। इसको मैं एक बार समझा देता हूँ आपको उस डायग्राम की हेल्प से। देखो ये देखो
इसका ये नुकीला बनाया गया है, क्यों? जिससे इसके फ्रंट पे कम पानी आए और इसे कम पानी को हटाने की जरूरत हो, और जब कम पानी को हटाने की जरूरत होगी तो क्या होगा, उसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यही केस किस में है? एरोप्लेन के केस में। एरोप्लेन हवा में है, शिप किस में? वाटर में। अब देखो ये पूरे आसपास क्या है? हवा ही हवा है। अगर मैं इसका शेप इस तरीके से नुकीला ना बना के इस तरीके से बना देता तो इसे कितना हवा को पास करना होता, कितना फोर्स लगाना होता। लेकिन अब इसने क्या किया है, अपने शेप को इस तरीके से किया है, तो अब ये क्या कर रहा है, आसानी से अपने आप को निकाल पा रहा है इस हवा के थ्रू, और जो इससे टकराने वाली हवा है वो ऑटोमेटिकली पीछे जाती जा रही है, इससे टकरा के ये और इस तरीके से निकलती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए इनका शेप स्पेशल रखा जाता है जिससे कम फोर्स लगाना पड़े। कम फोर्स लगाना पड़ेगा तो कम एनर्जी वेस्ट होगी, कम एनर्जी वेस्ट होगी तो कम फ्लूइड का यूज होगा। इनमें क्या यूज किया जाता है? गैस यूज की जाती है, उसमें डीजल यूज किया जाता है। अभी हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है, और मैंने बाकी के जो भी हैं ये तुम्हारे पोस्ट पे आ जाएंगे। देखो अगर इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है इसलिए इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अलीदा रन्स हर टॉय कार ऑन डाई मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सरफेस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो सबसे पहली बात, मार्बल डाई मार्बल फ्लोर है उस पर कम होगा। सबसे पहले बेट मार्बल फ्लोर है, उस पर क्या होगा, वो ज्यादा स्लीपी होगा तो उस पर सबसे कम फ्रिक्शन होगा। फिर डाई मार्बल फ्लोर पे होगा, फिर न्यूज़पेपर पे होगा, और सबसे ज्यादा किस पे होगा? कपड़े के टावल पे, क्योंकि कपड़े का टावल होता है वो ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करवाता है। You spill a bucket of soapy water on a marble floor accidentally. Would it make easier or more difficult for walk on the floor? Why? देखो इसने क्या कहा है, मार्बल का फ्लोर है वो ऑलरेडी क्या होता है, स्मूथ होता है। अब ऊपर से उसमें क्या गिर गया? सोपी वाटर। और सोपी वाटर कैसा होता है? खुद स्किडिंग टाइप होता है, स्लिपिंग होता है। अब वो क्या हो गया, मार्बल पे वैसे भी कम इरेगुलरिटीज थी, अब वो खुद ऊपर से वो भी गिर गया। उसने क्या किया, वो थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी थी उनको भी फिलअप कर दिया। अब मार्बल का फ्लोर क्या हो गया, स्लिपिंग हो गया है, उस पर हम चल नहीं पाएंगे, वॉक नहीं कर पाएंगे, हम स्लिप करेंगे उस पर। ठीक है, तो ये इस वजह से होता है। फ्रिक्शन कैन जनरेट हीट, एक्सप्लेन वाई, गिविंग एग्जांपल। देखो यस, पहले से बता देता हूं, बिकॉज व्हेन टू सरफेस रब अगेंस्ट ईच अदर फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस एंड दिस फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। रबिंग हैंड्स इन विंटर, लाइटिंग ए मैच स्टिक, बाइसिकल ब्रेक पैड्स, रबिंग ए मेटल ऑन स्टोन। देखो क्या हो रहा है, देखो जब दो सरफेसों को आपस में रब किया तो इसके बीच की इरेगुलरिटीज थी, इन रेगुलरिटीज इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए मैंने क्या किया, उन इरेगुलरिटीज का जो बॉन्ड था, आपस का जो दोस्ती बॉन्ड था, तो वो तोड़ा। जब दोस्ती को बॉन्ड को तोड़ेंगे तो गुस्सा तो आना ही है, गुस्सा आएगा तो गर्म तो होगा ही ना, हीट आएगी। अब इसका एग्जांपल किस तरीके से समझ सकते हो, देखो माचिस किस तरीके से काम करती है, हमने उसके जो फ्रिक्शन वाला सरफेस था उस पर अपनी स्टिक को हिट किया तो वहां पे हीट जनरेट हुई, और हीट जनरेट हुई तो हमारी तीली जल गई। ऐसे क्या होता है, ब्रेक के पैडल जब हम ब्रेक लगाते हैं ना तो हमारी जो रिम होती है वो गर्म हो जाती है। क्यों? ब्रेक का जो सरफेस है और रिम का सरफेस है, व्हील का सरफेस है, वो आपस में रबिंग करते हैं और हमारा वो गर्म हो जाता है। पाम को गर्म करो, सर्दियों में गर्माई मिलती है, क्यों? हम इन्हें रब कर रहे हैं और इरेगुलरिटीज को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, और आपको और अच्छा देखना है तो आप देखना किसी भी चम्मच या कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट है उसे आप घिसना जोड़ते से थोड़ी देर बाद वो क्या होगा, गर्म होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन क्या करता है, हीट जनरेट करता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।